तो पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था जनरल प्यूबर्टी के बारे में और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। तो हमने बोला था जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होती है उसमें दो जगह पे चेंजेस होते हैं। एक तो कहाँ पे होते हैं, ओवरी में, और दूसरा कहाँ पे होते हैं चेंज, यूट्रस में। अब ध्यान देने वाली बात क्या है इसमें, ये दोनों जब चेंज होते हैं तो ये एक साथ ही चेंज होते हैं। क्लियर है? जैसे हमने पढ़ा था ना, जो लेफ्ट हार्ट में और राइट हार्ट में ब्लड साथ में ही आता है। हम पढ़ते तो ऐसे हैं कि पहले राइट हार्ट में जाता है, फिर यहाँ जाता है, फिर वहाँ जाता है, लेकिन होता क्या था, एग्जैक्ट टाइम पे जब यहाँ पे ब्लड आता है तभी यहाँ पे भी ब्लड आता है। तो इसमें कोई फ़न की बात नहीं है बताने में। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, एक ही चीज़ आती है। बच्चे क्या सोचते हैं कि पहले ओवरी में चेंजेस आते होंगे फिर यूट्रस में आते होंगे। ऐसा नहीं है। जिस टाइम पे ओवरी में चेंज होते हैं उसी टाइम पे यूट्रस में भी चेंज होते हैं। ठीक है, तो हम दोनों को अलग अलग पढ़ेंगे लेकिन होते दोनों एक साथ ही हैं। क्लियर? अब पहले मेंस्ट्रुअल साइकिल होती क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात कर रहे हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होती है आपकी, पहली चीज़ विजिबल मैनिफेस्टेशन। विजिबल मैनिफेस्टेशन ड्यू टू विजिबल मैनिफेस्टेशन ऑफ ब्लड, और वी कैन से मेंस्ट्रुअल साइकिल ड्यू टू फिजियोलॉजिकल चेंज। फिजियोलॉजिकल क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि नॉर्मल कंडीशन है, ऐसा नहीं है कि किसी पैथोलॉजी की वजह से हो रहे हैं। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस की वजह से हो रहे हैं। क्लियर है? जिसमें क्या हो रहा है, जिसमें क्या हो रहा है, शेडिंग ऑफ होती है किसकी, शेडिंग ऑफ किसकी, एंडोमेट्रियल लेयर की। क्लियर है? तो हमने इसके बारे में तो पढ़ लिया था कि एंडोमेट्रियल लेयर की कौन सी चीज़ शेड ऑफ होती है। ठीक, ठीक हो गया। थ्रू द आउटफ्लो थ्रू द वजाइना। ठीक, आउटफ्लो कहाँ से होता है, वजाइना से होता है। तो हमने दो तीन चीज़ें, डेफिनेशन अगर आप कहें, डेफिनेशन या समझने के लिए आप कैसे भी कह सकते हैं। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या, एक विजिबल मैनिफेस्टेशन है मेंस्ट्रुअल साइकिल का, मेंसेस का, जिसमें क्या होता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस और हार्मोनल चेंजेस की वजह से। फिजियोलॉजिकल चेंजेस तो कैसे होते हैं, विजिबल होते हैं, लेकिन इनविजिबल चेंजेस क्या होते हैं। तो फिजियोलॉजिकल चेंजेस, विजिबल फिजियोलॉजिकल चेंजेस और इनविजिबल हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, शेडिंग ऑफ होता है किसका, एंडोमेट्रियल लेयर का, जो कि आउटफ्लो होती है वजाइना के थ्रू। तो ये था हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं करना, बाकी आपको सबको पता है। ठीक है, तो ये हमने एक चीज़ बता दी। अब होता किसकी वजह से मेंस्ट्रुअल साइकिल इंपॉर्टेंट होती है, क्राइटेरिया क्या है। तो क्राइटेरिया किसी मेंसेस के होने के लिए क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या क्राइटेरिया हो सकता है भैया। पहला तो होना चाहिए FPO एक्सेस। तो पहली बार सुन रहे हैं, अभी हम इसको क्लियर करेंगे। दूसरा होना चाहिए एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स, एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स। थर्ड वन होना चाहिए क्या, आउटफ्लो रूट। तो तीन चीज़ें हमारे मेंस्ट्रुअल साइकिल के रेगुलेशन के लिए ज़रूरी हैं। पहला है FPO एक्सेस, अभी बात कर रहे हैं इसके बारे में। एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स, एंडोमेट्रियल रिस्पॉन्स का मतलब है FPO एक हार्मोन है। अभी कौन कौन से हार्मोन है, F से FSH, सॉरी F नहीं है, HPO। ठीक है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी, तीन लोग इसमें काम करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो ये तीनों हार्मोन कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं। तो पहला तो है ये हार्मोनल रिस्पॉन्स प्रॉपर हो, ये HPO एक्सेस अपना काम करे। दूसरा, इन जो भी हार्मोन आएंगे एंडोमेट्रियल उनका प्रॉपर रिस्पॉन्स करे। जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन आई तो एंडोमेट्रियल को क्या करना है, डिटैच होके निकलना है, आउटफ्लो करना है बाहर। और तीसरी चीज़ मेंस्ट्रुअल रेगुलेशन के लिए क्या है, डिसिडुआ तो अलग हो गई, लेकिन अब प्रॉपर एजेनेसिस है, वजाइनल एजेनेसिस। एजेनेसिस क्या होती है, मतलब जो रूट है वजाइना का वो ओपन ही नहीं है। ठीक है, वहाँ पे माल फॉर्मेशन है ऑर्गन्स की। तो क्या हो सकता है, ये तीसरी चीज़ भी क्या कर सकती है, मेंस्ट्रुएशन को रोक सकती है। ठीक है, तो मेंस्ट्रुएशन होने के लिए HPO एक्सेस का मेंटेन होना ज़रूरी है, एंडोमेट्रियम का HPO एक्सेस के लिए रिस्पॉन्स करना ज़रूरी है, और आउटफ्लो होना ज़रूरी है। HPO क्या है, HPO है हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी और ओवरी। ये कुछ हार्मोन सीक्रेट करते हैं, कैसे करते हैं वो देख रहे हैं हम। क्लियर है? तो ये तो थे हमारे कैसे क्राइटेरिया, क्या क्या होना चाहिए। अब पहली चीज़ आती है यूट्राइन। ओवरी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, ओवेरियन चेंजेस। ओवेरियन चेंजेस, तो ओवेरियन चेंजेस पढ़ने से पहले हमको क्या पढ़ना है, फेजेस पढ़नी है कुछ। ओवरी के अंदर दो फेज़ होती है, एक होती है फॉलिक्यूलर फेज़,
और दूसरी होती है ल्यूटियल फेज़। ये बहुत ही अच्छे से ध्यान देना आप। ये फॉलिकुलर फेज़ और ल्यूटियल फेज़ 14 डे और 14 डे पे बांटी गई होती है, ठीक है। फॉलिकुलर फेज़ को दूसरा नाम हम प्री ओवुलेटरी फेज़ भी बोलते हैं, ओवुलेटरी फेज़, और इसको बोलते हैं पोस्ट ओवुलेटरी फेज़। क्लियर हो गया इतना? तो ओवेरियन चेंजेस में हमें फॉलिकुलर फेज़ और ल्यूटियल फेज़ देखने को मिलती है। फॉलिकुलर फेज़ को प्री ओवुलेटरी फेज़ क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ओवुलेशन से पहले की फेज़ है, और नेक्स्ट 14 डेज़ की, या इसको फर्स्ट हाफ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फर्स्ट हाफ, और इसको बोलते हैं सेकेंड हाफ। ये अलग अलग नामों से एग्ज़ाम में आ सकती है, तो जब आप नोट्स बनाएं तो अच्छे से बनाएं, ठीक है। तो फॉलिकुलर फेज़ को प्री ओवुलेटरी फेज़ इसलिए बोल रहे हैं कि अभी ओवुलेशन हुआ नहीं है, ठीक है, उससे पहले की जो फेज़ है। ल्यूटियल फेज़ को ल्यूटियल फेज़ क्यों बोलते हैं? तो जैसे ही ल्यूटियल फेज़ को पोस्ट ओवुलेटरी क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये ओवुलेशन के बाद स्टार्ट होती है। क्लियर हो गया इतना? तो 14 और 15 डेज़ के बीच में, मतलब 14 डेज़ के लास्ट में हमारा क्या होगा? यहाँ पे ओवुलेशन होगा। तो कैसे होगा अभी देखते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर रहे थे फॉलिकुलर फेज़ की। अब फॉलिकुलर फेज़ में क्या होता है? तो हमने बात करी थी HPO एक्सिस की। एक होता है हाइपोथैलेमस, सुना है आपने अच्छे से? हाइपोथैलेमस ये क्या करता है? इसके पास एक हार्मोन होता है जिसको बोलते हैं गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ये गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन जाके एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करता है। पिट्यूटरी के कौन से पार्ट पे? एंटीरियर पिट्यूटरी पे। एंटीरियर पिट्यूटरी पे जैसे ही काम करता है तो एंटीरियर पिट्यूटरी अपने 2 सैनिक भेजती है, या 2 हार्मोन भेजती है कह सकते हैं। एक तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक तो FSH। क्लियर है? अब ये क्या करते हैं? ये कहाँ जाते हैं दोनों? ये जाते हैं ओवरी के पास। और ओवरी क्या करती है? ओवरी 2 हार्मोन सिक्रीट करती है। कौन से? एक एस्ट्रोजन और एक प्रोजेस्टेरॉन। इतना समझ में आ गया? कैसे करती है अभी पढ़ेंगे। दोबारा से मैं बोल रहा हूँ, फॉलिकुलर चेंजेस में हम पढ़ रहे हैं कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के लिए HPO एक्सेस होना ज़रूरी है। HPO एक्सेस पहला पढ़ा था हमने, HPO एक्सेस। तो HPO एक्सेस में हम फॉलिकुलर फेज़ में होता क्या है? हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सीक्रेट करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी के पास जाके 2 हार्मोन, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन सीक्रेट करती है, जिसका काम होता है ओवरी के पास जाना। और ओवरी क्या करती है? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करती है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया? अब बात करते हैं ये क्यों होता है ऐसा। क्यों होता है ऐसा? ठीक है, ये इसलिए होता है कि FSH जो होते हैं, जो हमारे प्राइमरी, हमने पढ़े थे प्राइमरी oocytes, इनका डेवलपमेंट करना होता है। क्या करना होता है? इनका डेवलपमेंट। सबका तो नहीं करती, लेकिन इनमें से एक का क्या करती है? डेवलपमेंट करती है, उसको मिच्योर करती है, ठीक है। तो मिच्योर करते करते उसको कितने दिन लग जाते हैं? 14 डेज़ लग जाते हैं, ठीक है। 14 डेज़ में FSH का अमाउंट 13 डेज़ तक कितना रहता है? ज़्यादा रहता है। और LH का अमाउंट कितना रहता है? कम रहता है। FSH का ज़्यादा और LH का कम। जैसे ही 14 डेज़ पे ये पूरा का पूरा मिच्योर हो जाता है, हमारा जो प्राइमरी oocyte है वो पूरा मिच्योर हो जाता है, तो क्या होता है? अब इसको रप्चर करना होता है। क्या करना होता है? हमको रप्चर करके प्राइमरी oocyte को बाहर निकालना होता है, मतलब ओवुलेशन कराना होता है। तो क्या होता है? ये LH हार्मोन जैसे ही पता चलता है इसको कि वो हो गया, यहाँ पे तैयारी हो गई है, मिच्योर हो गया है, अब इसको रप्चर करना है मैंने, तो LH हार्मोन अपना अमाउंट बढ़ा देता है। तो इसका अमाउंट आपको देखने को मिलता है 14 डेज़ पे इंक्रीज़ देखने को मिलता है। मतलब 14 डेज़ पे नहीं, 14 डेज़ से पहले, जैसे 14 डेज़ से 16 से लेके 24 घंटे पहले क्या करता है? अपना अमाउंट बहुत ही ज़्यादा बढ़ा देता है। कौन? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। और कम कर देता है किसका अमाउंट? FSH का अमाउंट कम कर देता है यहाँ, ठीक है। तो FSH का अमाउंट कम होते ही ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन बढ़ जाता है 16 से 24 घंटे पहले, ओवुलेशन के 16 से 24 घंटे पहले। तो ओवुलेशन से 16 से पहले घंटे बनता है, तो धीरे धीरे ये LH क्या कर देता है? इस फॉलिकल की जो ग्राफियन रहती है उसको रप्चर कर देता है, ठीक है। और 14th डे पे हमारा ओवुलेशन हो जाता है। क्लियर हो गया इतना? अब जिस टाइम पे 16 से 24 घंटे बिफोर, हाँ ये बाद में मत कर देना आप, ओवुलेशन से पहले जिस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा अमाउंट हो जाता है LH का, तो उसको एक वर्ड बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं क्या? उसको बोलते हैं LH सर्ज।
HSURGE, LH सर्ज। LH सर्ज का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में LH का सिक्रीशन होना। कब होता है? 14 डेज पे। ठीक है, अब हम इसमें देख रहे थे, क्या देख रहे थे हम, कि कैसे कैसे फॉलिक्यूल स्टिमुलेट हो रहे थे। तो मैंने बोला सबसे पहले क्या होता है, जो बहुत सारे यहाँ पे प्राइमरी oocyte रहते हैं, तो हाइपोथैलेमस गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीट करता है, जो एंटीरियर पिट्यूटरी पे काम करके वहाँ से FSH और LH दोनों भेज देती है। तो ये FSH क्या करते हैं, इनमें से एक को मिच्योर करने का काम करते हैं, मतलब फॉलिक्यूल को स्टिमुलेट करके मिच्योर करने का काम करते हैं। और LH का काम क्या होता है, इसको रप्चर करवाना। ठीक है, तो रप्चर करवा के बाहर निकाल देना, ये कहलाता है हमारा क्या, प्राइमरी oocyte। ठीक हो गया। अब क्या रहता है, जो बचा हुआ इसका जो ग्राफियन था, ठीक है, ये ग्राफियन के टुकड़े टुकड़े होते हैं ऐसे। तो यहाँ तक वाली स्टेज होती है हमारी फॉलिकुलर फेज। कौन सी होती है? फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में हमने देखा प्राइमरी oocyte कैसे डेवलप हो रहे थे। उनमें से एक डेवलप होता है जिसके चारों साइड से ग्राफियन फॉलिकल की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, जैसे ये बाहर आता है तो ये ग्राफियन फॉलिकल, क्या ग्राफियन की जो लेयर होती है ये क्या होती है, ऐसे टूटी टूटी सी रहती है। ठीक है, अब ओवुलेशन हो गया है। अब नेक्स्ट हाफ 15 से 18 डेज़ वाला। तो सबसे पहले क्या होता है, ओवरी में क्या होता है, जो टूटी हुई पार्ट, तो टूटा हुआ पार्ट था ग्राफियन का, अब ये टूटा हुआ पार्ट फॉर्म हो जाता है कुछ ऐसे, और ये कहलाता है यहाँ पे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहलाता है ये? कॉर्पस ल्यूटियम कहलाता है। क्लियर हो गया, कॉर्पस ल्यूटियम। अब जैसे ही ये कॉर्पस ल्यूटियम बनता है, ठीक हो गया, तो कॉर्पस ल्यूटियम क्या सीक्रेट करता है? एस्ट्रोजन बहुत कम अमाउंट में, एस्ट्रोजन भी करता है लेकिन कम अमाउंट में। ज़्यादा सीक्रेट क्या करता है? हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था? प्रोजेस्टेरॉन। ये प्रोजेस्टेरॉन हमने पढ़ा था कि एंडोमेट्रियम में जो भी लेयर है वहाँ पे ब्लड सप्लाई बढ़ाने का काम करता है। क्लियर था? तो ये प्रोजेस्टेरॉन सीक्रेट करता है। अब आपके एस्ट्रोजन तो यहाँ सीक्रेट हो रहा है, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। अब हमने बोला था ओवरी भी सीक्रेट करती है, पहले से भी ओवरी में रहता है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन। वो कैसे रहता है? क्योंकि हमने पढ़ा था, हम तो ये पढ़ रहे हैं कि यहाँ पे तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन एंडोमेट्रियम अब यहाँ अगर 15 डे पे प्रोजेस्टेरॉन एस्ट्रोजन जाएगा तो डेवलपमेंट तो अब स्टार्ट होना चाहिए वहाँ, लेकिन एंडोमेट्रियम में डेवलपमेंट तो पहले से स्टार्ट होता है। तो पहले से स्टार्ट होता है मतलब पहले से एस्ट्रोजन रहता है। तो पहले से एस्ट्रोजन कहाँ से मिलता है और पहले से प्रोजेस्टेरॉन कहाँ से मिलता है? तो इसमें ध्यान देने वाली बात है। तो जब हमारे फॉलिकल्स मैच्योर हो रहे होते हैं तो ये सीक्रेट करते हैं एस्ट्रोजन को। जब FSH आता है तो क्या होता है, FSH के आने से ये क्या, जब मैच्योर हो रहे होते हैं या मैच्योर हो रहा होता है एक प्राइमरी oocyte, तो ये क्या सीक्रेट करता है? एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम लेयर अपने आप को प्रिपेयर कर रही होती है। क्लियर हो गया? तो एंडोमेट्रियम लेयर का प्रिपेयर हो जाना वो कहलाता है हमारा क्या, प्री ओवुलेटरी फेज, सॉरी फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर फेज में हमने देखा कि फॉलिकल्स क्या हो गए हैं, रेडी हो गए हैं। दूसरा, एंडोमेट्रियम क्या हो गई है, एंडोमेट्रियम क्या हो गई है, वो भी प्रिपेयर हो गई है। ठीक है। तीसरा, ओवुलेशन हो गया है, ओवम बाहर निकल गया है, तो ग्राफियन बचा है। ठीक है, ये पढ़ा हमने फॉलिकुलर फेज में। अब दूसरी आती है ल्यूटियल फेज। इसी के अंदर क्या आती है, ओवुलेशन में ल्यूटियल फेज। ल्यूटियल फेज के अंदर जो कि हमने पढ़ा था 15 से 18 दिन तक होती है। इसमें क्या होता है, अब जो ग्राफियन फॉलिकल था कार्पस ल्यूटियम कहलाता है। कार्पस ल्यूटियम 2 हार्मोन सीक्रेट करता है, जिसका नाम हमने बोला था, क्या बोला था, एक बोला था एस्ट्रोजन जो बहुत कम होता है और ज़्यादातर प्रोजेस्टेरॉन। इनका काम भी हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ लिया था। एस्ट्रोजन का काम होता है क्या करना, नंबर ऑफ सेल्स को बढ़ाना। कहाँ पे बढ़ाता है नंबर ऑफ सेल्स, एंडोमेट्रियम में। ठीक है, कार्पस ल्यूटियम वहाँ से सीक्रेट करता है तो एंडोमेट्रियम को ग्रोथ मिलती है। प्रोजेस्टेरॉन का काम क्या होता है, हाइपरट्रॉफी करना। क्या करना, हाइपरट्रॉफी करना। हाइपरट्रॉफी करना, ब्लड सप्लाई देना, प्रेगनेंसी जिससे मेंटेन रहे, वो चीज़ें करना। यहाँ तक समझ में आ गया? इसीलिए इसको ल्यूटियल फेज बोलते हैं, क्योंकि कार्पस ल्यूटियम इसमें क्या सीक्रेट करता है, प्रोजेस्टेरॉन का सीक्रेशन करता है, जिससे क्या होती है, एंडोमेट्रियम को हेल्प मिलती है। अब सपोज कार्पस ल्यूटियम तो सीक्रेट कर रहा था, लेकिन हमने पढ़ा था क्या होता है, अगर ये कार्पस ल्यूटियम के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, तो कार्पस ल्यूटियम हमने पहला तो पढ़ लिया था। अब ये कार्पस ल्यूटियम सपोज अगर फर्टिलाइजेशन होता है या फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, तो इसका भी इस पर फ्यूचर डिसाइड करता है।
क्योंकि कार्पस ल्यूटियम अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो ये सबसे पहले एक चेंज होता है इसमें, मेंस्ट्रुएलिस, ये चेंज होता है मेंस्ट्रुएलिस में। कार्पस ल्यूटियम क्या कहलाता है? मेंस्ट्रुएलिस कहलाता है। फर्टिलाइजेशन नहीं होने के बाद ये मेंस्ट्रुएलिस में चेंज होता है, फिर मेंस्ट्रुएलिस क्या करता है? एल्बिकन्स में चेंज होता है। ये दोनों नाम आप याद रखिएगा। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो कार्पस ल्यूटियम धीरे धीरे डिजनरेट हो रहा है, तो जैसे ही डिजनरेट होने लगता है तो वो मेंस्ट्रुएलिस कहलाता है, और मेंस्ट्रुएलिस और ज़्यादा डिजनरेट होता है तो अल्बिकन्स कहलाता है, और 26 से 28 डेज़ पे ये अच्छे से डिजनरेट हो जाता है। क्लियर है? तो हमने पढ़ा था कितने दिन, 10 से 12 दिन तक ये ज़िंदा रहता है, तो इसीलिए 26 से 28वें दिन क्या हो जाती है इसकी, अच्छे से डिजनरेट हो जाता है। इतना पढ़ा था हमने, बहुत बढ़िया। अब हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन हो गया तब क्या कहलाता है ये, ठीक है, तो ये कहलाता है वेरामिस, ठीक है, वेरम्स कहलाता है। क्या कहलाता है? वेरम्स, VARUM। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये कहलाता है वेरम। और मैंने किसी क्वेश्चन में पूछा था आपसे, अभी आएगा क्वेश्चन, ये वेरम क्या करता है? 3 मंथ तक, कार्पस ल्यूटियम ही है ये, कार्पस ल्यूटियम क्या रह रहा है? 3 मंथ तक जिंदा रहता है। हमने पढ़ा था जिंदा कैसे रहता है, कार्पस ल्यूटियम जिंदा कैसे रहता है? प्लेसेंटा का जो बाहर वाला पार्ट था, सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट, वो क्या कर रहा था? इसको HCG दे रहा था। क्या दे रहा था? HCG दे रहा था, जिससे कार्पस ल्यूटियम जिंदा रह रहा था। कब? जब फर्टिलाइजेशन हो रहा था। फर्टिलाइजेशन होने के बाद सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट बनता है, तो कार्पस ल्यूटियम को मरने नहीं देता, डिजनरेट नहीं होने देता। तो उसमें क्या बनता है? अब वहाँ पे मेंस्ट्रुएलिस और अल्बिकन्स नहीं बनेंगे, वहाँ पे क्या बनेगा वहाँ पे वेरम बनेगा। और ये वेरम कब तक रहता है? 3 मंथ तक। 3 मंथ तक क्यों रहता है? क्योंकि 3 मंथ में डेवलपमेंट हो जाता है किसका? प्लेसेंटा का। किसका डेवलपमेंट होता है? प्लेसेंटा का। उसके बाद प्लेसेंटा को कार्पस ल्यूटियम की ज़रूरत नहीं होती। क्यों होती है कार्पस ल्यूटियम की ज़रूरत? हमने पढ़ा था 2 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। एक तो प्रोजेस्टेरोन प्रेगनेंसी के लिए, तो प्लेसेंटा तो बनाता नहीं है क्योंकि प्लेसेंटा फॉर्म ही नहीं हुआ है, उसे फॉर्म होने में 3 मंथ लग रहे हैं। और दूसरी चीज़ एस्ट्रोजन। तो तब तक 3 मंथ तक जब तक प्लेसेंटा काम नहीं करता तब तक हमारा ये कार्पस ल्यूटियम ही हेल्प करता है क्या बनाने में? एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। तो 3 महीने में जैसे ही तैयार हो जाता है प्लेसेंटा, तो फिर उसके बाद प्लेसेंटा सीक्रेट करने लग जाता है क्या? आपका एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। अब मैंने बोला कि कार्पस ल्यूटियम के जिंदा रहने के लिए HCG जरूरी होता है। HCG उसको जो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट होता है वो देता है। सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट अगर नहीं पता है तो पुरानी चीज़ें प्लेसेंटा वाली देखें आप। तो सिनसाइटोट्रोपोब्लास्ट ने HCG दिया। अब HCG के बारे में बातें बाकी तो हमने कर ली थी कि पीक लेवल कब देखने को मिलता है। तो हमने बोला था कि फर्स्ट 3 मंथ ये, इसीलिए HCG कम हो जाता है, ठीक है। जैसे ही कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाता है तो HCG भी कम होने लग जाता है। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि 100 डेज़ के बाद HCG का अमाउंट जो फीमेल प्रेग्नेंट है उसमें कम देखने को मिलेगा आपको। कब देखने को मिलेगा? 100 डेज़ के बाद। 100 डेज़ के बाद। और सबसे ज़्यादा कब देखने को मिलता है? 50 to 60 डे पे। अगर आप देखोगे तो 50 to 60 डे पे आपको इंक्रीज लेवल देखने को मिलेगा HCG का, ठीक है। क्लियर हो गया? तो HCG 2 चीज़ों में देखने को मिलता है हमें प्रेगनेंसी में। अगर आप प्रेग्नेंट मदर का HCG चेक करना चाहें तो कोई 6 बोलता है, कोई 8 बोलता है, लेकिन हम 2 चीज़ें क्लियर पढ़ते हैं, ब्लड और यूरिन, ठीक है। तो ब्लड में तो हमें देखने को मिल जाता है, कब देखने को मिल जाता है? 8th डे पे। और यूरिन में कब देखने को मिलता है हमें? 10th डे पे। 8 to 10 आप कह सकते हैं, और यहाँ भी आप 6 to 8 कह सकते हैं। क्लियर है? तो 6 to 8 to 8 to 10 में आपको HCG देखने को मिल जाता है ब्लड और यूरिन में। क्लियर हो गया इतना? ठीक है। तो हमने 2 फेज़ पढ़ी, फिर से रिवाइज़ करवा रहा हूँ। 2 फेज़ पढ़ी। तो फर्स्ट फेज़ के अंदर हमने 2 स्टेज पढ़ी। पहला फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ में हमने बोला FSH आता है और LH आता है, तो उसकी वजह से क्या होता है? जो फॉलिकल तैयार हो जाता है हमारा, तो फॉलिकल तैयार होने के बाद क्या होता है? LH बढ़ जाता है 14 डे पे। तो ये LH क्या करता है? इसको डीजनरेट कर देता है प्राइमरी, ये ग्राफियन फॉलिकल अलग बन जाता है और प्राइमरी oocyte इसको डीजनरेट करके निकल जाता है। ये हो जाता है ओवुलेशन, ठीक है। तो यहाँ तक की फेज़ जो होती है, ओवुलेशन से पहले की फेज़ बोला जाता है फॉलिकुलर फेज़, जो होती है 14 डेज़ की। ओवरी में केवल 2 ही फेज़ होते हैं, एक फॉलिकुलर फेज़। फॉलिकुलर फेज़ का मतलब क्या है? जो फॉलिकल्स हैं, प्राइमरी oocyte हैं, उनका सेकेंडरी oocyte बनने तक या ओवुलेशन तक। जैसे ही ओवुलेट हो गया वैसे ही फॉलिकुलर स्टेज खत्म हो गई, और क्या बन गया? ये ग्राफियन के टुकड़े बच गए यहाँ पे, ठीक है। अब 15 डे पे क्या होता है? सबसे पहले तो कार्पस ल्यूटियम बनता है। तो कार्पस ल्यूटियम बनने के बाद क्या होता है? ये प्रोजेस्टेरोन का सीक्रेशन करने लग जाता है, जिससे एंडोमेट्रियम में और ज़्यादा ब्लड सप्लाई वगैरह बढ़ जाती है, सेल्स वाले वगैरह बढ़ जाते हैं। क्लियर हो गया इतना?
और कार्पस ल्यूटियम के बारे में हमने पढ़ा, अगर ये मेस्टुरलिस में चेंज होता है, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, फिर उसके बाद अल्बिकन्स में और 26 से 28 डेज पे क्या हो जाता है, डीजनरेट हो जाता है। दूसरी साइड हमने पढ़ा अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये वेरम में चेंज होता है और 3 महीने तक रहता है, 3 मंथ तक ये सिक्रीशन करते रहता है। किस चीज़ का, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि प्रेगनेंसी के लिए बहुत ज़रूरी है। अगर ये नहीं हुए तो क्या होगा, डीजनरेट हो जाएगी, जब प्रेगनेंसी होगी वो नहीं हो पाएगी अच्छे से। क्लियर हो गया इतना? ठीक है, तो ये था हमारा इट्स ऑल अबाउट द ओवेरियन चेंज। ओवेरियन चेंज के अंदर फॉलिकुलर और ल्यूटियल फेज, 15 दिन के बाद ल्यूटियल जिसमें कॉर्पस ल्यूटियम बन रहा है और सिक्रीट कर रहा है एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन, जिसमें प्रोजेस्टेरोन का अमाउंट ज़्यादा रहता है और वो मेंटेन किससे रहता है, प्रेगनेंसी के बाद, जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो उसके बाद किस चीज़ से जिंदा रहता है, वो रहता है हमारे सिनसाइटोटोपोब्लास्ट से, जो SCG मिलता है उसकी वजह से। क्लियर? तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे ओवेरियन चेंजेस, ठीक है, यूट्राइन चेंजेस। तो यूट्रस में क्या क्या चेंजेस होंगे वो पढ़ेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। तो इट्स ऑल अबाउट द ओवेरियन चेंजेस, फॉलिकुलर स्टेज एंड ल्यूटियल स्टेज। क्लास डिसमिस।